हाँ मतलब नहीं क्या, नमस्कार सभी को, नमस्ते। सभी को नमस्ते। मतलब ये तो ना देखिए सुरेंद्र भैया जी जो तैयारी किए थे जिस तरह से यूनिवर्सिटी की, वो भी इसमें जोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे और जैसे वो लोग जो अपनी भागीदारी करेंगे, जैसे स्किल पे काम होगा 6 के बाद, है ना, तो बच्चे जो भी बनाएंगे उसका विनिमय होगा। मतलब समाज के लोग, अभिभावक उसको लेंगे, तो वो सारी चीजों से विद्यालय चलेंगे, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कम है। ठीक है ना। हाँ दीदी, जब उपकार विधि जब समझदार बन जाएगा आदमी, तो फिर उपकार विधि एक दिव्य मानव के रूप में वो भी तो है। हाँ वो भी है, और तो दूसरा भी फिर सुविधाओं में पैसे उतने नहीं तनख्वाह लगेंगे। तनख्वाह वगैरह जो अभी तनख्वाह वगैरह होती है, और वो काफी कम हो जाएगी फिर उसी से। जी जी जी। नहीं मतलब वही बात है कि अभी अभी तो ना लाभोन्माद है ना सब तरफ। मतलब कैसे मैं ज्यादा ले लूं, ये मानसिकता के साथ तो हम कभी उबर नहीं पाते हैं ना। बिल्कुल दीदी। फिर तो एक पहले एक समय तक एक व्यक्ति देता है, फिर एक समय के बाद लेता है समाज से। हाँ, यही चलता रहता है। ये चक्र चलता है। हम्म। बहुत आराम से इसका चित्रण किया जा सकता है अभी, है ना। जी दीदी जी। दीदी जी, इसमें पर ऐसा है कि फिर उसको अपने जीविका चलाने के लिए कुछ और तो करना होगा, मतलब हाँ हाँ, इसके तो अलावा है भी। ना, तो ये तो है ही ना बात। स्वावलंबन तो देखो श्रम से है, तो श्रम तो करना ही है, मस्ट है वो। फिर इसको हम श्रम नहीं मानेंगे। ये सेवा है, ये दोनों सेवा है। ठीक है। जी। हाँ तो श्रम के लिए उनको कुछ ना कुछ उत्पादन करना होगा। हाँ, वो तो परिवार विधि से होगा। ठीक है ना। परिवार के सभी सदस्य हैं। परिवार का तालमेल, परिवार मूलक का मतलब ही ये है कि परिवार में यदि 10 लोग हैं, है ना, तो अब उनके बीच में तालमेल है, और बात है कि हमारी कितनी आवश्यकता है। तो 10 के 10 खपे जरूरी नहीं है ना श्रम में। फिर वहां पर एक बात बनेगी भाई कि एक व्यक्ति सेवा कर ले रहा है, एक व्यक्ति श्रम कर ले रहा है। तो परिवार विधि से समृद्धि का यही मतलब होता है कि एक परिवार डिसाइड करता है कि भाई जैसे एक उम्र के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से, कि अपन श्रम कर लेते हैं, ये शिक्षा में काम कर लेंगे, ये स्वास्थ्य में सेवा दे देंगे। तो ऐसे करके परिवार के हर सदस्य अपनी उपयोगिता के साथ अपने जीने का डिजाइन बनाते हैं। तो जो श्रम कर रहे हैं वो पूरे परिवार का सोच के कर रहे हैं ना। तो अकेले अकेले वाली मानसिकता में हम इस बात को पकड़ नहीं पाएंगे। ये परिवार विधि, इसका आधार परिवार है। परिवार मूलक विधि से जब हम जिएंगे तो समाधान समृद्धि की बात है, तब ये फिर शिक्षा संस्कार और स्वास्थ्य में अपनी सेवा देने की बात है। ठीक है ना। बाकी इस पे अपन और बात कर लेंगे, अभी आज का अपन शुरू करते हैं। ठीक है रश्मि बहन जी। जी दीदी जी, जी दीदी जी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बढ़िया। सुरेंद्र पाल भैया जी शुरू कर जी लेते हैं। जी बहन जी, जी दीदी जी, तो इसमें शुरू आपको करते कुछ हैं। जोड़ना हो अगर आपको लगता हो भैया, जो रश्मि बहन जी पूछ रहे थे। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा 1 मिनट लेट हो गया था कनेक्ट करने में, ओके तो ओके। कर लेंगे बात। मैं कॉन्टेक्स्ट तो समझ पाया हूँ, है ना, स्वायत्त की बात कर रहे हैं, लेकिन है ना, मेरे ख्याल से आपने सब बता ही दिया है। और अभी तो जैसे जैसे आगे अध्ययन करेंगे दीदी, तो जी बहुत कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा, है ना? ठीक। तो आज का पठन शुरू करें दीदी। जी करते हैं। तो मैं पेज 68 का, है ना, जो दूसरा पैरा है, वहां से शुरू करते हैं। 68 पर हम कल पहुंच गए, पिछले संडे को पहुंच गए थे, तो वहां से पढ़ना शुरू करता हूं। अब तक आपको इंगित हो गया होगा कि सहस्तित्व ही परम सत्य है। सहस्तित्व में जीना ही हमारा परम धर्म है। यह समझ में आता है
तो उसके लिए सारी समझदारी समीचीन है। यह बहुत सुलभ है। मेरे हिसाब से झूठ ज्यादा कठिन है, सच्चाई में जीना ज्यादा आसान है। ज्यादा सुगम है, मैं जीकर देखा हूं। पहले जब प्रश्नों से घिरा था, जीने में कितना दिक्कत होता था। जब समाधान मिल गया, तब प्रश्नों से मुक्त हो गया और जीना सुगम हो गया। यह बात आपको भी ठीक लगती है तो हमारा विश्वास बढ़ेगा ही। इस बात को साथियों ने देख लिया है। आप भी चाहते हैं तो आप भी जांचिए। जांचना तुलन से शुरू होता है, न्याय सम्मत व्यवहार से शुरू होता है। क्या हम संबंधों को समझे हैं या संबंधों का हम निर्वाह करते हैं? संबंधों में निहित मूल्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं? उभय तृप्ति की जगह आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं? ये जांचने का मुद्दा है। यदि ये जांचना शुरू करते हैं तो प्रिय हित लाभ में निश्चयता मिलती नहीं। हमको जो प्रिय लगा आपको ठीक नहीं लगेगा, हमको जो हितकारी लगा आपको नहीं लगेगा। जितने लाभ से आप संतुष्ट हुए उतने से हम नहीं होंगे। इसी में सभी मानव फंसे हैं। इस तरह प्रिय में, हित में, लाभ में समानता का आधार नहीं हो सकता। इससे छूटने के लिए क्या किया जाए? इस तीन तुलन यानी कि प्रिय, हित, लाभ के बदले दूसरा तुलन न्याय, धर्म, सत्य रखा हुआ है। न्याय दृष्टि से जब हम तुलन करने लगते हैं उसे कहते हैं चिंतन। न्याय हमको संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानने के बाद ही समझ में आता है। संबंध पहचानने में आ गया, फलस्वरूप मूल्य निर्वाह होने लगा। उसका फलवती स्वरूप है मूल्यांकन हुआ और उभय तृप्ति होने लगी। इसका नाम है न्याय। न्याय वही है जो दोनों पक्षों को संतुलित रूप से संतुष्ट कर सके। यदि दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है तो न्याय नहीं है। इस संबंध में हमसे कोई पूछा, कोई अपराध या गलती करता है, उसका क्या किया जाए? अपराध गलती कोई इसलिए करता है क्योंकि उसको हम समझदार बनाते नहीं। आप अपराधी को लेकर क्यों चलते हो? सही आदमी को लेकर क्यों नहीं चलते हो? आदमी से आदमी ऐसे हैं जो कोई अपराध नहीं करते हैं, उनके साथ हमारा कोई समस्या नहीं है। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो कोई अपराध नहीं करते हैं, उनके साथ हमारा कोई समस्या नहीं। परस्पर हम मूल्यांकन करते हैं और उभय तृप्ति पाते ही हैं। इसको कैसे भुलाया जाए? एक तो यह प्रमाण आपके सामने है, आपको इसकी जरूरत है कि नहीं? मैं समझता हूं सभी लोग इसी की बाट देखते बैठे हैं। मुझ में आप में इतना ही अंतर है, मैं दर्दवश एक कदम आगे बढ़ गया। मुझको यह चीज हासिल हो गई, इसको मैं सत्यापित कर पाता हूं। समझने के बाद आप भी यही सत्यापित करेंगे। इसमें इतना सुख है, इतना तृप्ति है। इस प्रकार सर्व मानव सत्यापित करने के योग्य हो जाएंगे समझदारी के बाद। समझदारी कहाँ मिलेगा? शिक्षण संस्थाओं में अध्यवसायी विधि से। शिक्षण संस्था क्या है? सभी अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। तो दीदी जी थोड़ा लंबा पैर है पर पहले इसको लेते हैं सभी के लिए जो थोड़े और बाद में जुड़े हैं। हम पेज नंबर 68 है ना को ऊपर से पढ़ रहे हैं, जो पहला बड़ा पैरा है, पहली 4 लाइन के बाद। तो दीदी जी बढ़े आगे। ठीक है। मतलब यहाँ पर अपन जैसा बार बार पढ़ रहे हैं और दर्शन भी है, अस्तित्व सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व ही परम सत्य है। मतलब सह अस्तित्व के बारे में पूरे उसमें अपन देखेंगे तो बार बार सह अस्तित्व आ रहा है। तो साथ साथ जीना है ना, साथ साथ जीना ही परम सत्य है। हर इकाई का अपना प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पहचानते हुए साथ साथ जीना ही परम सत्य है और यही परम धर्म है। और इसके लिए समझदारी समीचीन है, मतलब वो अब हमारे निकट ही है। जैसे अब ये दर्शन हमारे एकदम निकट है, बस अब हमको ध्यान देने की जरूरत है ना। अब वो सुलभ है हमको। तो
अभी तक जिस तरह से हम झूठ के ऊपर जिए हैं तो वो कठिन है, बल्कि सही को समझकर समझदारी से जीना बहुत आसान है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन है ना? तो हम कभी भाषा में चले जाते हैं, कभी ऐसा लगता है कौन 8 दिन शिविर निकाले शिविर के लिए, ये तो बहुत कठिन है। अध्ययन के लिए समय निकालना बहुत कठिन है। तो एक बार समझदारी के लिए समय निकाला जाए, ये बहुत सरल है ना? चूंकि बहुत अपने को सुलभ भी हो गया है, और अगर हम समझ जाएंगे तो समझदारी बहुत समीचीन है। तो झूठ के साथ जीना बहुत कठिन है, सही के साथ जीना बहुत आसान है। ऐसा मतलब बाबा जी ने जी के देखा और हमने उनको जीता हुआ देखा है, इसलिए हमारे को भी विश्वास आया और हम भी इसको समझने में जितने भी भाई बहन लगे। तो जी जो प्रश्नों से हम घिरे रहते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो दिक्कत करती है, इसको अपन अपने में भी जांच सकते हैं। और जब हमको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो जीना सुगम हो ही जाता है। ये अपने आप में भी जांचने की बात है अपने को। तो ये भी कितनी सुंदर बात है कि यदि वो कहते हैं कि यदि आपको ठीक लगेगा तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। मतलब अब देखो इतनी सी एक लाइन की भाषा को अब अगर हम पकड़ते हैं, अभी हम क्या बोलते हैं, अभी आपको समझना है तो समझो, नहीं तो ठीक है, उसमें मेरा क्या जाएगा, है ना? समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो ठीक है। जबकि वो इतने ये इससे ज्यादा और क्या सरलता होगी कि भाई आप समझोगे, आपको अच्छा लगेगा तो मेरा विश्वास बढ़ेगा। ये सहअस्तित्व का इतना सुंदर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने एक लाइन से कि भाई यदि आप समझते हो, परिवार हम सब आपस में एक दूसरे से समझते हैं तो मेरा भी भला होता है, मेरा भी विश्वास बढ़ता है। तो हम सब भी शायद इसी आशय से, इसी उससे पठन कराने में या अध्ययन कराने में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे हमारा भी विश्वास बढ़ता है। तो इस प्रकार जांच सकते हैं हम कि सहअस्तित्व की भाषा को ही पहले तो पकड़ने की जरूरत है। कई जगह अभी व्यक्तिवादी भाषा ही है। तो ये जो जांचना है ये तुलन से होगा, है ना, न्याय सम्मत व्यवहार से होगा। तो अब इस बात पर ये जो आगे की लाइनें हैं, इस पर अपने आप में हम जांचते रहे कि क्या हम संबंधों को समझे हैं या संबंधों का हम निर्वाह करते हैं, संबंधों में निहित मूल्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं, उभय तृप्ति की जगह आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। ये जांचने का मुद्दा है। मतलब इस पूरे दर्शन में यदि हम देखें कि हमको समझना क्या है और हमको जीना क्या है, तो संबंधों को पहचानना है, पहचान कर निर्वाह करना है, उसका मूल्यांकन करना है, और दोनों पक्ष तृप्त है कि नहीं, है ना? तो दोनों पक्ष की तृप्ति की जगह तक पहुंचना है। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो यही सहअस्तित्व पूर्वक जीना है। तो इस पूरे अगर दर्शन में हमको समझना है, जीना है, तो यही वो 4 लाइन है कि संबंध को पहचानना है, निर्वाह करना है, और उसमें निहित मूल्यों का मूल्यांकन करना है, और तृप्ति की जगह पर आना है। तो जब ये जांचना शुरू करते हैं तो अभी तक अगर हम देखते हैं तो प्रियहित लाभ चूंकि दृष्टि है ना, इसलिए उस जगह पर हम पहुंच नहीं पा रहे, निश्चयता आ नहीं पा रही है। तो अब बस अपने को ये देखना है कि इसकी जगह जो न्याय धर्म सत्य का तुलन है ना, जो है, बस हमको उसको समझना है। तो जब तक हम प्रिय हित लाभ में रहेंगे तब तक परिवार का भी 2 सदस्य समानता के उसमें नहीं आएगा, क्योंकि शरीरगत कोई भी जरूरतें हैं उसमें वैविध्यता हो ही सकती है। तो अगर शरीरगत जरूरत के हिसाब से हम देखने जाएंगे तो हमको हर कोई हमारे लिए बाधक लगेगा। हमको लगेगा ये चीज मुझे ये चाहिए, उनको वो चाहिए, तो फिर अब हर चीज अलग अलग बनानी पड़ती है, अलग अलग करना पड़ता है। तो जब भी शारीरिक वस्तुओं की दृष्टि से हम देखेंगे तो हम सब अलग अलग ही होंगे, क्योंकि सबके स्वाद अलग है, सबकी आवश्यकता अपने आप से अलग देख रहे हैं सब। लेकिन जब एक पूरे परिवार को एक यूनिट के रूप में देख पाते हैं तो हम सब मिलकर तय कर पाते हैं चीजों को। तो यहाँ अपन न्याय धर्म सत्य पूर्वक यदि तुलन करते हैं
तब हम एक समानता की जगह पर आएंगे और ये स्वीकार भी होगा, है ना। तो संबंध पहचानने में जो न्याय की बात है, जैसे अगर मैं विद्यालय के उससे जिस चीज को समझ पाई हूँ, क्योंकि अभी परिवार में का तो कोई ऐसा उदाहरण मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अभी न्याय पूरा हुआ नहीं है कहीं भी, है ना। लेकिन जो एक बच्चों में अपन डाल रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो संबंध प्रधान एक दृष्टि अपन उनके अंदर विकसित कर रहे हैं कि अगर भले क्लास में कुछ बच्चे हैं जो एक बहुत अच्छा पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा है ना। एक के कारण एक बहुत स्लो पढ़ रहा है, तो उसके कारण दूसरे बच्चों को लगता है अध्यापिका जी ये इतना स्लो पढ़ते हैं, इसमें मतलब, और उनको थोड़ी हड़बड़ी है आगे जाने की। तो उस समय हम ध्यान दिला पाते हैं कि पढ़ना लिखना बच्चों ये सेकंड है। अगर स्लो पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, अगर उनको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी कोई ऐसी चीज जो न्याय संगत हमको दिखाई देती है, ऐसा कोई आचरण कि भाई देखो उन्होंने आपका सहयोग किया था, तो ये बड़ी बात है ना। तो हम बच्चों को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपस में साथ साथ जीना कोई बड़ी बात है। यदि वो आचरण किसी बच्चे में दिखाई देता है, भले उसमें लिखना पढ़ना कम हो अभी, तो उस चीज को फोकस करने का काम करते हैं। क्योंकि अभी अपन अपने आप को अगर देखते हैं तो हमारी अभी दृष्टि उस तरह की विकसित नहीं हुई है कि हम उस व्यक्ति की उपयोगिता को देख पाए कि भाई उसकी क्या उपयोगिता है मेरे जीवन में। हम कहीं ना कहीं यही देखते हैं कि इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, पर जो आता है उस भाग को हम नहीं देख पाते। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन की बात हो रही है कि जिसकी जो उपयोगिता है उसको मैं देख पाऊं, ना कि मेरी आंखों में जो चश्मा है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अगर हम अपनी दृष्टि से, अपने व्यक्तिगत मतलब मेरे को ऐसा होना चाहिए, ऐसे अगर हम किसी को देखने जाएंगे तो न्याय नहीं कर पाएंगे। सामने वाला की उपयोगिता क्या है इस बात को देख पाएंगे तो हम उनके साथ न्यायपूर्वक जी पाएंगे। तो ये स्टार्टिंग वो है। तो ऐसे ही बच्चों को मतलब माँ से लेकर हर संबंध और हर वस्तु की क्या उपयोगिता है इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैं अपना भी बोलूं कि अगर मेरे को ये सब नहीं पता था, बिल्कुल मैं इन चीजों से नहीं जुड़ी थी, तो मैं जब छोटी थी तो मेरे को जैसे अब अपन बोल ही देते हैं भाई, आज हम बोलते हैं कि गोबर गौमूत्र कचरा ये सब मतलब इनको देखने में और किसी एक अच्छे गार्डन को देखने में अब कुछ फर्क नहीं है, मतलब बल्कि इनकी उपयोगिता दिखाई देती है। तो ये जो हर वस्तु की उपयोगिता दिखाई देती है, इसलिए हमारे अंदर हर वस्तु को हर व्यक्ति को देखकर एक स्नेह और एक भाव बहते हैं। तो जब ये भाव बहते हैं तो दूसरे तक पहुंचते हैं तो दूसरा भी तृप्त होता है। तो अगर अपन अपने अंदर इस दृष्टि को ला पाए कि संबंधों की में भी हर व्यक्ति की उपयोगिता को देख पाए, उनके अपने सहयोग को देख पाए और वस्तु की उपयोगिता को देख पाए, तो मेरे को लगता है न्याय की शुरुआत वहां से होगी। तो अगर ऐसा हो पाता है तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानने की बात आएगी, है ना। मतलब अभी अपने को लगता है कि जैसे माँ पोषण के अर्थ में है, तो यदि उन्होंने पोषण किया तो उनका जो एक कर्तव्य था वो पूरा हुआ, है ना। अब उसके बाद वो जो भी देंगी वो बोनस है। तो यदि मैं उस भाग को पहचान पाऊं कि वो पोषण के अर्थ में ही है, वही उनकी उपयोगिता है, तो उस भाग को यदि मैं देख पाती हूँ और उसको अपने अंदर चित्रित रखती हूँ, स्मरण में रखती हूँ, उसके बाद यदि वो कुछ नहीं भी कर पाती है तो भी मेरे अंदर कृतज्ञता बिल्कुल भी मतलब कृतज्ञता एक बार अगर प्रसवित हो जाती है तो फिर वो बनी रहेगी। लेकिन अगर वो भाग हट जाता है, हमको लगता है क्या होता है, कर दिए तो, है ना, पोषण किए, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये जो जब भी कोई व्यवस्था के अर्थ में जो जैसा है उसको नहीं देख पाते हैं तो हम उनको हर बात के लिए नकारते हैं फिर। तो इस प्रकार से व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानने की बात है कि हम उस भाग को पहचान पाए तो, और वो भाग हमारे स्मरण में बना रहे।
कि भाई माता पोषण के अर्थ में है, पिता संरक्षण के अर्थ में है। तो एक समय होता है जीवन काल का जब वो समय हमको उनके अलावा और कोई वो काम नहीं कर पाता है, तो वो भाग हमको पता रहे। तो व्यवस्था के अर्थ में हम संबंध को पहचानेंगे तो जब भी हम उनके साथ जिएंगे तो न्यायपूर्वक ही जी पाएंगे। और ऐसे ही हर संबंध है ना, समाज के से जुड़े हुए परिवार भी या फिर वस्तु भी, तो इस प्रकार अगर सही मूल्यांकन करते हैं, संबंध को पहचानना व्यवस्था के अर्थ में, और संबंध को पहचान कर उसका निर्वाह करना, है ना। जैसे अगर मैंने देख लिया कि मेरे पोषण और संरक्षण में माता पिता की क्या भूमिका रही है और उन्होंने उस काम को पूरा किया है, तो मैं हमेशा कृतज्ञता के साथ प्रस्तुत होंगी। ये क्या हो गया, ये निर्वाह करना हुआ। एक संबंध ने अपने कर्तव्य दायित्व निभाए और दूसरा संबंध उसके प्रति उन भाव को व्यक्त कर रहा है, तो ये उभय तृप्ति की बात हो गई। तो इस प्रकार से दोनों तृप्त होते हैं। तो मूल्यांकन करना मतलब कि मूल्यांकन किया कि हाँ उन्होंने ऐसा किया, और फिर मैंने अपनी तरफ से एक भाव का प्रस्फुटित होना। तो ये है न्याय की शुरुआत। तो न्याय वही है जिसमें दोनों पक्ष संतुलित रूप से संतुष्ट होते हैं, और दोनों पक्ष यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो न्याय नहीं है। तो अब इस संबंध में हमसे कोई पूछा कि अब कहते हैं उसका क्या किया जाए, तो इसमें यहाँ पर वही बात है कि हम लोग जैसे हर बार किसी व्यक्ति की गलतियों को देखने की हमारी जो एक दृष्टि विकसित हो चुकी है ना, तो जब तक हम गलती देखते रहेंगे तब तक हम न्याय कर ही नहीं पाएंगे। तो सहीपन को देखना, उसके अच्छेपन को देखना, अच्छेपन को यदि हम देखते हैं तो हम न्याय कर पाएंगे। तो वैसे ही समाज में बहुत अभी हमको जब कभी निराशा आती है तो इसी बात की आती है कि दुनिया ऐसी हो गई है, इतने लोग बुरे हो गए हैं, सारे के सारे लोग शोषण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, है ना। ये क्या है ना, हमने लमसम एक आइडिया लगा लेते हैं, पर उन सब में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, है ना। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते भी हैं। तो क्यों ना उनको साथ लेके चला जाए। तो हमारा जब भी विश्वास बढ़ेगा, सहीपन को देखने से बढ़ेगा, सहीपन में जीने से बढ़ेगा। जब भी हम इसमें चले जाते हैं कि ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा वो ऐसा, तो ये हमको कहीं पहुंचाएगा नहीं। तो अपन एक तो जितने भी लोग हैं उनमें से सही व्यक्ति के साथ चले, और एक हर व्यक्ति में जो सहीपन है उसके साथ चले। तो उनमें कुछ कमियां हैं उसको अभी साइड करते हैं, पर उनकी अच्छी बात को लेके हम चले, क्योंकि मानव जब भी आगे बढ़ेगा प्रोत्साहन से बढ़ेगा। तो कोई कितना भी बुरा है, यदि आप उसकी अच्छी बात को देख पाते हो और उस अच्छी बात के साथ यदि हम संवाद शुरू करते हैं, तो वो मैत्री के संवाद होते हैं, और वो उनको प्रेरित करते हैं उनकी अपनी कुछ गलत प्रवृत्तियों को विलय करने में। तो इस प्रकार अपन संबंध को पहचानना, निर्वाह करना, मूल्यांकन करना और उभय तृप्ति तक पहुंचने में तक पहुंच सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बाबा जी को इसमें प्रमाण के रूप में देखा है, बहुत बार देखा है, एक बार नहीं, हर बार, हर व्यक्ति के साथ, हर वस्तु के साथ। तो ये इसी विश्वास के साथ हम भी आप लोग को ये सब बता पा रहे हैं। तो बस जैसे बाबा जी कहते हैं कि उनको दर्दवश मिला, और हम सब यदि समझ जाते हैं, हमारे समीचीन हैं, तो झेलने के बाद, भुगतने के बाद हमको इस ओर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हम अभी बातों को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो सर्व मानव के लिए यदि ये चीज जाएगी तो शिक्षा विधि से जाएगी, है ना। मतलब अभी कुछ लोग अच्छे हैं तो अच्छे अच्छे लोग के साथ जी लेंगे, तो बाकी कहाँ जाएंगे। तो पूरी धरती की मानव जाति के साथ सामने ये अगर जाता है प्रस्ताव, तो शिक्षा विधि से जाएगा। और शिक्षा विधि में शिक्षा संस्थान क्या है, तो वो अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति है। मतलब चूंकि बच्चे अभिभावक के हैं, अभिभावक ने जन्म दिया है, तो अब शिक्षा संस्कार की जिम्मेदारी भी अभिभावक की है। तो यदि वो सब मिल के ये सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमको अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार देना है, तो यहीं से व्यवसाय से मुक्त हो जाती है शिक्षा। क्योंकि अभिभावक जब भी अपने बच्चे के लिए कुछ करता है
तो वो वस्तु रूप में प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता है ना, भाव रूप में करता है। तो समझदारी आने से भाव का आदान प्रदान होता ही है। तो ये एक बात है यहाँ पर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया दीदी, है ना, खूब सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पेज 69 के दूसरे पैरा पर हैं। जो लोग हमारे भाई बहन थोड़ा सा बाद में जुड़े हैं उनके लिए जीवन विद्या 1 बच्चे, पेज 69 का दूसरा पैराग्राफ। समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा। समझदारी प्रमाण बोध हुए बिना शिक्षण कार्य होता नहीं। समझदारी के लिए शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार हैं, हर अभिभावक जिम्मेदार है, हर परिवार शिक्षा के लिए सूत्र है। इसलिए शिक्षण संस्था के लिए एकीकरण, निजीकरण, सरकारीकरण ये सब सोचने से कुछ होगा नहीं और ना कुछ हुआ है। सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी में मानव का कल्याण होगा। समझदारी से यही रूप निकलता है। हमें न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णात होना है या हमें न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णात होना होगा। न्याय प्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना होगा। ये दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पाएंगे। दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम समझते हैं। जब समझेंगे नहीं तब न्याय कैसे करेंगे? बड़े बड़े न्यायालयों में न्याय को समझा हुआ न्यायमूर्ति नहीं मिलते हैं तो और लोग क्या करेंगे? जीने में कम से कम न्याय तो होना चाहिए। जीने में कम से कम न्याय तो होना ही चाहिए। इसका प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण से कम में न्याय तो होता ही नहीं है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। चिंतन के साथ जीवन की 6 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। विश्लेषण, प्रिय हित लाभ के अर्थ में बहुत कुछ कर चुके हैं। शरीर की आवश्यकताओं के लिए सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन बहुत कर चुके हैं। इसके अलावा जो वस्तु है जैसे बम बनाना, मिसाइल बनाना, युद्धपोत आदि बनाना, ये चीजें मानव उपयोगी नहीं है। ये निरर्थक हैं और बर्बादी के कारण है। तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है। तात्विक विधि से, तर्क विधि से, व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है। तात्विक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी होते हैं। तात्विक विधि रूप में हम व्यवहारिक हो गए। उसको प्रमाणित करने के लिए हम व्यवहारिक होते हैं। यही तर्क विधि है। इस ढंग से तर्क, तात्विक और व्यवहारिक विधि से आदमी प्रमाणित होने की बात आती है। हम जितना भी बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तर्क विधि के आधार पर करते हैं। सार्थक तर्क तात्विकता को छूता है। यही संप्रेषणा की महिमा है। जी दीदी। दीदी आपका म्यूट है फोन। हाँ जी 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 भैया, हो गया, बढ़िया है ना। तो यहाँ पर अब जैसे अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति है, तो अभिभावक जब अध्यापक पद में है, अध्यापक पद में आते हैं तो उनकी क्या योग्यता की बात है? तो समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा, है ना। तो समझदारी और प्रमाण बोध हुए बिना शिक्षण कार्य होता नहीं। तो यदि अध्यापक समझदार नहीं है, यदि उसको बोध नहीं है, तो ये कार्य पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि जब हम शुरू किए थे तो उस समय हमारा कोई पूरा अध्ययन नहीं हुआ था, पर बाबा जी की बात को बहुत बार सुने हुए थे। और एक समय आया जब बाबा जी ने हमसे कहा कि अब 5वीं तक स्कूल खोल सकते हो। तो हम सब के अंदर यही आया था कि बाबा जी अभी तो हम समझदार नहीं हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि शुरू करो, है ना, 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने योग्य हो और धीरे धीरे योग्यता पूरी हो जाएगी। तो इस विधि से हमने शुरू किया। शुरू करके ऐसा 2 साल हुए थे बस, है ना, हमारे को। तो हमको फिर बाबा जी ने कहा कि अब अध्ययन करो, और अध्ययन नहीं करोगे तो विद्यालय बंद कर दो, नहीं तो अब झेलना झिलाना होगा। मतलब यहाँ ये मैं बताना चाह रही हूँ कि कई बार हम सबके अंदर आता है कि मैं समझदार हो जाएंगे तब हम भागीदारी करेंगे, ठीक है। तो
एक रास्ता है, इससे हमको एक रास्ता मिला कि अगर हमारे पास सूचना आ गई है और हमारे पास अवसर समीचीन है तो हमको एक बार जिम्मेदारी वहन कर लेना चाहिए। पर जिम्मेदारी वहन करने के बाद उसमें फंसना नहीं चाहिए। फंसने के साथ साथ स्वयं का मूल्यांकन सतत बना रहे कि नहीं, यहाँ पर अभी हमारी समझ में कमी है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो अध्ययन निरंतर होता रहे, फिर अध्ययन न छूटे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार कोई जिम्मेदारी हम ले लेते हैं तो हमको एक समय के बाद लगता है कि हमको तो आता है, हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको और समझने की जरूरत नहीं है। तो 2 साल बाद हमको एकदम यही बात आई कि अध्ययन करो, नहीं तो बंद कर दो विद्यालय। तो शुरुआत की ये भी एक अच्छी घटना रही है ना। उस समय ही नहीं करना चाह रहे थे हम, और बोले नहीं, शुरुआत करो। फिर उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन भी किया, और अब बार बार समझ में ही आता है कि जहां भी हमको लगता है कि नहीं, अभी और समझने की जरूरत है, तो अध्ययन अब सतत एक प्रक्रिया ही हो गई है, जब तक हम अपने आप में पूरे नहीं होते। तो अध्ययन का मतलब यही समझ आता है कि सूचनाएं स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही है। वही चीजों को हम बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन वो और सूक्ष्मता से पकड़ में आने लगी है कि आखिर में वो कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर में ये जो है ये क्या, मतलब इसकी स्पष्ट एक पारदर्शिता से कोई चीज हमको पकड़ में आ जाए। तो इस प्रकार से अभिभावकों को हम लोगों ने भी ऐसे ही किया कि हर 2 साल बाद अध्ययन किया अच्छे से, और कंटिन्यू बना हुआ है। वैसे ही अब आज 10-11वां साल है। हम लोग 2-2 जब भी कोई अभिभावक आते हैं, एडमिशन लेते हैं न्यू, तो उसमें एक ये रहता है कि आपको 2 वर्ष तक इन बातों की यदि आपके अंदर स्वीकृति बनती है कि हाँ भाई, चेतना विकास मूल्य शिक्षा मुझे स्वीकार है, तो वो स्वीकृति बनने तक के लिए हम 2 वर्ष देंगे। यदि आपके अंदर इसके प्रति स्वीकृति नहीं बनती है तो अपन उन बच्चों के साथ काम नहीं करेंगे, आप लोग के, है ना। तो 2 साल में हर अभिभावक को, यदि उनको अभिभावक विद्यालय में बने रहना है, तो उनको इस बात को समझना होगा। अगर वो ये बात नहीं समझेंगे तो बच्चे न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, क्योंकि उनको परिवार में और विद्यालय में 2 वातावरण मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हर कोई आए, लेकिन उनको 2 वर्ष का समय फिर अध्ययन से जोड़ना। तो जो अभिभावक इसमें अपनी निष्ठा को बना पाते हैं, उनके बच्चों के साथ हम बहुत अद्भुत रिजल्ट देख रहे हैं, जहां पर अभिभावक और अध्यापक एक समान उसमें है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। अभी पूरी अभिभावक विद्यालय हो गया है ऐसा नहीं, लेकिन ये समझ आ रहा है कि हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर अभिभावक अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले। तो इसका ये भी अर्थ नहीं है कि हर अभिभावक अध्यापक बने। उसमें कुछ अभिभावक होते हैं जो अध्यापक बन जाते हैं, कुछ है जो हमारी और उसमें हमारे को सहायक होते हैं, कुछ है जो अभी समझने की उसमें है क्रम में। तो अलग अलग सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। तो इस प्रकार से अभिभावक विद्यालय रन होता है, और हर 2 साल में 2, 3, 4 अभिभावक अध्यापक पद में आ जाते हैं। तो हर बार हमारी जो टीम है वो इस तरह से साइकिल में है, और जो पुराने हैं वो बुक बनाने में या शिविर लेने में या अभिभावकों के साथ वर्कशॉप करने में इस तरह से एंगेज होते हैं। तो ये जो शिक्षण संस्थान की एकीकरण, निजीकरण और सरकारीकरण की बात है, जब हम अगर ये हमको पैटर्न नहीं पता होता कि भाई अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने से श्रेष्ठ बनाने की ओर हमको लगना है ना। मतलब मेरे पास जो समझ है, जो मुझे पता है, वो सब कुछ को मैं अपनी अगली पीढ़ी को दे दूं, और अगली पीढ़ी मेरे से अच्छी, मेरे से श्रेष्ठ हो, ये मेरी अपनी एक योजना, कामना तो हम सबकी रहती है, पर ये एक योजना भी हो जाए। तो इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो एकीकरण यहाँ खत्म होता है ना। मतलब ये जो सब चीज को मैं ही कर लूं, मैं ही, ये जो व्यक्तिवादिता है ये यहाँ खत्म होती है। और मेरा मतलब मैं, मेरा विद्यालय, मेरा सब कुछ। तो निजीकरण मतलब ये सब जो हम अपने लिए कर लेते हैं कि नहीं ये मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा। तो ये एकीकरण, निजीकरण, सरकारीकरण, क्योंकि अब हम किसी पे डिपेंड नहीं है ना। उस विद्यालय की सारी विधि व्यवस्था का निर्णय अभिभावक लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो एक्चुअल में शिक्षण संस्थान की ये स्वरूप होने की बात है।
तो सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी में मानव का कल्याण है और इसी में समझदारी निकल के आएगी। तो हमें न्याय प्रदायी क्षमता से निशांत होना होगा, हमको उस योग्य होना होगा, उससे संपन्न होना होगा और न्याय प्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना होगा। तो यदि मेरे स्वयं में इस बात का विश्वास आता है कि हाँ, न्यायपूर्ण दृष्टि से ही अब हर चीज को सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, तो ये स्वयं में ही प्रमाणित होने की बात है। मतलब मेरा मूल्यांकन कोई और नहीं करेगा। इस लाइन से जो मैं अपने आप को देख पाती है ऐसे कि मेरा मूल्यांकन कोई और नहीं करेगा, मुझे ही अपना मूल्यांकन करना है और ये देखना है कि मेरे में ये क्षमता, योग्यता, पात्रता है कि नहीं, और उसको मुझे प्रमाणित करना है। तो इस प्रकार से ही हम न्याय कर पाएंगे। और जब तक हम न्याय को नहीं समझेंगे, जैसे न्यायालयों में न्याय को समझा न्यायमूर्ति नहीं मिलते हैं, तो और लोग क्या करेंगे। मतलब ये अपन पहले भी पढ़े हैं कि जब न्यायालयों में ही न्याय नहीं होता है तो और लोग क्या करेंगे। जीने में कम से कम न्याय तो होना चाहिए। अब मतलब ये क्या हो गया, यदि हम अपने जीने का स्वरूप बना रहे हैं तो हमको अपना मिनिमम क्या तय करना है कि न्याय तो होना ही है। न्याय से कम में मान्यतापूर्ण आचरण होगा नहीं। तो हमको अपनी शुरुआत ही न्याय से करनी है। इसका मतलब है कि विचारों में न्याय को प्राथमिकता देने के लिए ही अब हमारे अंदर सोचना होने की जरूरत है, और उसी को चिंतन कहा जा रहा है। मतलब जब हम सर्व शुभ के लिए सोचते हैं तो वो चिंतन की ओर जाने लगता है। तो अगर न्याय हमारे केंद्र में रहेगा तो सर्व शुभ निश्चित हो गया। सर्व शुभ है तो वही चिंतन है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 6 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रिय हित लाभ के अर्थ में तो अभी बहुत कुछ हो चुका है। सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये सारी चीजें का उत्पादन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो भी है, बम बनाना, मिसाइल, पर इससे कुछ हुआ नहीं, ये सब निरर्थक ही है। तो तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है। जितने भी घटनाओं को हम देख रहे हैं और हम आपस में बात करके जनचर्चा में भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये सब बर्बादी के ही तरफ जा रही है चीजें। तात्विक विधि से, तर्क विधि से, व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं कि वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर जीना, ये तात्विक विधि से भी और तर्क विधि से भी और व्यवहार विधि से भी सिद्ध होता है। तो ये सब हम अपने आप में जांच सकते हैं कि जो है तात्विक विधि, मतलब जो है सत्य, है ना, उसको जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो जब हम समझते हैं तो तर्क विधि से समझते हैं, पर जब जीने जाते हैं तो व्यवहार विधि से। तो व्यवहार में तर्क का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन समझने में तर्क काम आता है। तो यहाँ ये है कि तर्क भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। फिर व्यवहार आएगा जीने में, वहां तर्क का बहुत रोल नहीं है, क्योंकि जब हम व्यवहार में तर्क को लाएंगे तो फिर हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो वहां व्यवहार में तर्क काम नहीं आता है, लेकिन समझने के लिए तर्क काम आता है। तो इस प्रकार से जो तात्विकता है, जो सत्य है, उसको तर्क विधि से समझा जाए और व्यवहार विधि से जिया जाए। इस प्रकार से यदि हम चलते हैं तो प्रमाणित करने के लिए व्यवहारिकता ही काम आती है ना। और व्यवहारिकता में हम अगर वो जीने में आ जाता है तो सामने वाले के लिए वो एक तर्क बन जाता है। सामने वाला उसको समझ पाता है कि अच्छा ऐसा जीना है। तो जीने में व्यवहार विधि रहेगी, समझने में तर्क विधि रहेगी, और इस प्रकार से हम तात्विकता को पा जाएंगे। तो हम जितना भी बात पढ़ते हैं, लिखते हैं, तर्क विधि के आधार पर करते हैं, और सार्थक तर्क तात्विकता को छूता है। ये जो अपन बोल रहे हैं कि तर्क विधि से हम समझते हैं, तो समझते हैं मतलब हम उस अर्थ को छूते हैं। तो भाषा से अर्थ की जो यात्रा है, अभी भी हम भाषा से ही पढ़ रहे हैं, भाषा से ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी कल्पनाशीलता, वो जो तात्विकता है, जो वो सत्य है, वास्तविकता है, उसको हमारी कल्पनाशीलता छूने लगती है। तो कल्पनाशीलता जब उस अर्थ को छूती है
तो वो अर्थ के साथ जब हम व्यवहार में जीते हैं तो फिर वो सही जीना कहलाता है। तो इस प्रकार से तार्किकता का भी अपना महत्व है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो तात्विकता को समझने के लिए, जीने के लिए तर्क एक माध्यम है, और जीना तो व्यवहारिक विधि से होगा, तभी हम संप्रेषित कर पाएंगे चीजों को। तो सार्थक तर्क संप्रेषित करते हैं, मतलब है कि कल्पनाशीलता उसके अर्थ को छू लेती है। तो छूना मतलब उस बात को पकड़ लेना, उस बात को अपने में समा लेना, यही संप्रेषणा है। जी, खूब बढ़िया। भैया आपको कुछ जोड़ना हो तो जोड़ देना, है ना? हाँ जी दीदी, बिल्कुल, अभी तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें एक और बात की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, मेरा ध्यान इस पे भी गया दीदी, जब आपने बहुत बढ़िया से इसको बताया शिक्षण संस्थाओं के बारे में, है ना। तो हमारे देश में जो विद्वान लोग हैं इस पर बहस करते ही रहते हैं कि भाई अच्छी जो शिक्षा है क्या सरकारी स्कूलों में होगी कि या उनका प्राइवेटाइज कर दिया जाए, है ना। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सरकारी तंत्र है, गवर्नमेंट की एजुकेशन है, बहुत बढ़िया से करते हैं, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा देखा गया है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, है ना, तो कम से कम जो प्राइमरी है या हाई स्कूल तक है वहाँ पे बहुत शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। तो नागराज जी इसी तरफ ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं, है ना। वो तो कुल मिला के मानव प्रिय हित लाभ में ही रहेगा, चाहे वो सरकारी में है तो वहाँ पे भी टीचर सभी ऐसे होते हो ऐसा नहीं, लेकिन ये सब कुछ लोग अच्छे हैं जो उन्होंने बात की है। पर ये बहस की एकीकरण किया जाए, सबको एक कर दिया जाए, एक ही बोर्ड हो, एक ही तरह के हो, या प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या सबको गवर्नमेंट में रहे, इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है, इस तरफ भी ध्यान दिला रहे हैं। जी ठीक बात है ना। नहीं आगे ठीक बढ़े बात। दीदी। नहीं, बढ़िया बढ़िया ध्यान आकर्षण है, क्योंकि ये तो उसका सही ये अर्थ तो है ही कि मतलब ये जो अभी जो चल रहा है हाँ कि जी, ऐसे समान हाँ जी, नहीं होंगे, समान होंगे तो न्याय धर्म सत्य के रूप में ही समान होंगे। आप सबको बिल्कुल, जैसा कर देने से कोई समान नहीं हो जाएगा, और जिसका प्रयास अभी चल रहा है। हाँ जी, ठीक हाँ जी, ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल। जी भैया। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दीदी फिर, है ना। यदि हमारी संप्रेषणा में अगले व्यक्ति को तात्विकता छू गई तो हमारी संप्रेषणा सार्थक है। यदि वही तत्व व्यवहार की सार्थकता को इंगित कराता है, व्यवहार में सार्थकता है, बता रहे हैं कि व्यवहार में सार्थकता का क्या मतलब है। व्यवहार में सार्थकता है मानव का प्रयोजन, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, इन चारों को इंगित करा देना और बोध कराता है। यानी कि यदि वही तत्व व्यवहार की सार्थकता को इंगित कराता है और बोध कराता है तो व्यवहार ज्ञान अनुभव होता है, इसमें तात्विक ज्ञान हो गया। तात्विक ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए, व्यवहार ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए। पहली उपलब्धि यही है, अपना मूल्यांकन, परिवारजनों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा? मूल्यों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, उभय तृप्ति के आधार पर। व्यवहार में हम न्यायिक हो गए यही प्रमाणित कर सकते हैं, तब आदमी मानव हो गया। पहले मानव हुआ, फिर समझदारी के आधार पर स्वायत्त हो गया, और 6 गुण आ गए। कौन से 6 गुण आ गए? 1 स्वयं में विश्वास, 2 श्रेष्ठता का सम्मान, 3 प्रतिभा में संतुलन, 4 व्यक्तित्व में संतुलन, 5 व्यवहार में सामाजिक, 6 व्यवसाय में स्वावलंबन। यदि इसको कर लेते हैं, इस पूरे को कर लीजिए भैया। हाँ, एक साथ आप। हाँ हाँ जी, बताइए। नहीं, अच्छा, मैं हाँ ठीक ठीक जी, मतलब वही ये जो संप्रेषणा की बात है ना, कि अगर अगले व्यक्ति को तात्विक छू जाती है तो हमारी संप्रेषणा सार्थक है। यदि वही तत्व व्यवहार की सार्थकता को इंगित कराता है, मतलब ये जो अपन चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात है, व्यवहार की सार्थकता को इंगित कराना, अभी तक जो शिक्षा में बात थी वो कहीं ना कहीं वो स्किल और इसके मामले में थी, लेकिन व्यवहार की सार्थकता को भी शिक्षा विधि से इंगित कराया जा सकता है। तो वो क्या है? तो
हम मतलब मानव का प्रयोजन क्या है, तो मानव में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये जो मानव लक्ष्य है, इन चारों को इंगित करा देना कि मतलब समाधान क्या है, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो मानव लक्ष्य को तर्क विधि से, शिक्षा विधि से इंगित करा देना, बोध करा देना, अगर ऐसा हो पाता है तो यही व्यवहार ज्ञान अनुभव होता है। तो इस प्रकार से तात्विकता को तर्क द्वारा और व्यवहार की सार्थकता को इंगित करा देना। तो व्यवहार मतलब वही कि मानव लक्ष्य उनको संप्रेषित हो जाए। तो जब मानव लक्ष्य की हम बात करते हैं तो मानव का प्रयोजन उसमें समाहित होता है। जब मानव का प्रयोजन हम बोलते हैं तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, अभयता पूर्वक जी पाना और सहअस्तित्व प्रकृति में। तो यदि ये दृष्टि विकसित होकर यदि ऐसा वो जी पाते हैं तो यही तो व्यवहारिक स्वरूप है। तो इसका बोध कराना, तो ये व्यवहारिक ज्ञान है। इसमें तात्विक ज्ञान हो गया। तो इसमें तात्विक ज्ञान भी यही है ना, कि जो अपन बात की कि संबंध की पहचान और उस तो संबंध की पहचान होना और फिर निर्वाह हो जाना, ये व्यवहारिकता हो गई। तो इसके लिए भी तर्क और व्यवहार के लिए लाइए दिया उखाड़ देले वही। तो मूल्यांकन किस आधार पर होगा, तो मूल्यांकन संबंध के आधार पर, उभय तृप्ति के आधार पर होगा। तो जी जी दीदी, हाँ, व्यवहार में यदि हम न्यायिक हो गए, यही प्रमाणित कर सकते हैं, तभी हम मानव हुए, है ना, तभी हम आदमी हुए। उससे पहले हम जीव चेतना में ही हैं। बाकी चीजें कितनी भी हमको ऐसी दिख रही है, बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा कर ली है, लेकिन मानसिकता हमारी जीव चेतना की ही है। हम मानव तो नहीं हुए। यदि न्यायिक हो गए तो मानव हो गए। तो मानव यदि समझदारी के आधार पर स्वायत्त हो जाएंगे तो 6 गुण जो आएंगे उसकी बातें, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, है ना, स्वयं में विश्वास होगा तो श्रेष्ठता का सम्मान कर ही पाएंगे, हर किसी में श्रेष्ठता को देख पाएंगे और उस श्रेष्ठता का सम्मान कर पाएंगे। प्रतिभा में संतुलन होगा, तो अपनी समझदारी और हमारे आहार विहार व्यवहार दोनों में संतुलन होगा। वही व्यक्तित्व में संतुलन है। व्यवहार में सामाजिक होंगे और व्यवसाय में स्वावलंबी होंगे। जी बढ़िया। ये 6 अर्हताएं जब मेरे समझ में आई तब मैं स्वयं को स्वायत्त अनुभव किया हूं। वैसे ही हम परिवार में अपनी समझदारी, समृद्धि को प्रमाणित करने में समर्थ रहे। इसी सत्यतावश आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए। हर व्यक्ति सज्जन बनना चाहता ही होगा। सज्जनता के लिए न्यूनतम अर्हता न्याय है। न्याय को जैसा मैं देखता हूं वह संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति ही है। इसके बाद हमारे समझ में बात आई है कि हर व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता ही है, सत्य वक्ता होता ही है। इस आधार पर शिक्षा में क्या होना चाहिए? हर मानव संतान को सत्य बोध होना चाहिए, सही कार्य व्यवहार करने के लिए अभ्यास होना चाहिए, विधि होनी चाहिए, न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित होनी चाहिए। तीनों चीजें ही शिक्षा संस्था में हो सकती हैं और तब मानव परंपरा अपने आप बन जाती है। इससे पहले मानव परंपरा बनेगी नहीं। मानव परंपरा की शुरुआत न्याय से ही करना पड़ेगा। न्याय के लिए मुख्य मुद्दा है नैसर्गिक संबंध जो शाश्वत हैं एवं मानव संबंध निरंतर हैं। जब मानव कोई गलती कर लेता है तब मार्गदर्शन के लिए कहाँ जाता है? हमने देखा है परिवार में कोई व्यक्ति जो न्याय को सत्यापित किया तो वो मार्गदर्शन देगा। परिवार में ना हो तो गांव में कोई होगा जो मार्गदर्शन देगा। गांव में भी ना हो तो देश धरती में कोशिश करेगा। यह सहज प्रवृत्ति है। यह स्वाभाविक है कि हर मानव में कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति है। संसार में परिवर्तन चाह रहे हैं ऐसा तो गवाही हो चुकी है। क्या परिवर्तन चाहिए यह पकड़ में नहीं आता रहा। इसके लिए यह प्रस्ताव है। शिक्षा संस्कार से ही लोक व्यापीकरण होगा।
शिक्षा में भी मानवीय शिक्षा को प्रावधानित किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को न्यायपूर्वक जीकर प्रमाणित होने के लिए हमको समझदारी को देना ही पड़ेगा। इसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन कराना होगा। चैतन्य को हम समझेंगे नहीं तो अस्तित्व हमको समझ में आ नहीं सकता, और अस्तित्व नहीं समझेंगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आएगी। अस्तित्व को समझने वाला जीवन यानी कि चैतन्य ही है। इसलिए चैतन्य वस्तु का भी अध्ययन शिक्षा में समावेश होना जरूरी है। जी नहीं जी भैया, बहुत बढ़िया ना। तो ये 6 अर्हताएं जब मेरे समझ में आई तो मैं स्वयं को स्वायत्त अनुभव किया। तो वैसे ही हम परिवार में अपनी समझदारी समृद्धि को प्रमाणित करने में समर्थ रहे। इसी सत्यतावश मतलब उन्होंने पहले स्वयं में उस बात को देखा और उसको अपने परिवार में प्रमाणित करने में समर्थ होने के बाद ये इसी सत्यतावश आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए, प्रमाण के साथ, है ना, प्रमाण के साथ प्रस्तुत हुए हैं कि हर व्यक्ति सज्जन बनना चाहता ही होगा। सज्जनता के लिए न्यूनतम अर्हता न्याय है। हम जिसको सज्जन व्यक्ति कहते हैं, जैसे अभी अपने को कई बार हमारा ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत आराम से बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, उसका पहनावा बहुत सिंपल है, बहुत धीरे धीरे सब आराम से, तो हम उनको सज्जन एक नाम दे देते हैं। और जो थोड़ा सा भी अगर ऐसा है तो सज्जनता की परिभाषा अभी हमारे लिए उतनी ही है। जबकि सज्जनता के लिए मतलब हर मानव बनना चाहता है और उसके लिए जो न्यूनतम अर्हता है वो न्याय है। न्याय को जैसा मैं देखता हूँ वो संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति ही है। ये चीज बार बार आ रही है और यही एक मेन बात है, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति। मतलब संबंध को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना, मूल्यों का मूल्यांकन हो पाना और उभय तृप्ति होना। तो इसके बाद हमारे समझ में बात आई कि जैसे हर व्यक्ति जन्म से न्याय का याचक है। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं कि मिनिमम अर्हता है, जब मानव न्यायिक होगा तभी वो मानव है, नहीं तो उससे पहले वो जीव चेतना ही है। तो इसका जो हम बीज रूप देख पाते हैं वो हर मानव संतान में जन्म से ही देख पाते हैं कि बच्चा न्याय का याचक होता है। मतलब जब हमको ये बात पता चली और जितना हम इस बात को समझ पा रहे हैं उतना मतलब ऐसा लग रहा है सचमुच में एक बच्चा उस बीज को लेकर ही जन्मता है, न्याय की याचना के साथ ही जन्म लेता है और उसकी हर हरकत में न्याय रहता है, मतलब वो जो अपेक्षा रहती है। तो यदि अभिभावक और अध्यापक न्याय प्रदायी योग्य हो जाएंगे, तो यदि उनका न्याय दे पाएंगे तो वो जो न्याय की याचना का बीज है वो फलवित होगा और वो भी न्याय प्रदायी योग्यता तक पहुंच जाएंगे और इस प्रकार से एक मानवीय परंपरा बनने की बात है। तो हर बच्चा न्याय का याचक है, हर व्यक्ति जन्म से ही। तो इसका अध्ययन हम शिशु में देख सकते हैं, बच्चों में देख सकते हैं कि उनके अंदर कोई भी अपने पराये की दीवार नहीं होती है। मतलब न्याय की याचना को यदि देखना हो तो शिशु काल में, मतलब धीरे धीरे आजकल बच्चे थोड़े फास्ट है तो 3-4 साल में ही उनके अंदर तेरा मेरा आ जाता है, अगर परिवार और आसपास के वातावरण में वैसा है तो। और नहीं तो उन बच्चों में अपन अपने पराये की कोई भी मानसिकता बच्चों में शिशु काल में नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि सबके साथ एक जैसा होगा, उनकी अपेक्षा भी यही रहती है। तो कहीं भी कम ज्यादा होता है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनके साथ हो ये भी अच्छा नहीं लगता है और किसी और के साथ भी। इसको हर कोई जांच सकता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता ही है ना। तो सही कार्य व्यवहार किसको बोल रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं कि भाई अगर माता पिता परिवार में सब अगर सही कार्य व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चा करता ही है। तो अभी तो बच्चा माता पिता के प्रति समर्पित रहता है, तो जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करता है, वो इच्छुक रहता है। मतलब जैसे अगर हम बच्चों को अभी ऐसा लगता है कि खूब सारे खिलौने दे दो तो खुश हो जाएंगे, बाहर घुमा, पर यदि आप कुछ भी कर रहे हो घर में तो उसका मन होता ही रहता है कि मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं। तो जैसे मैं भी अपने पोते को देख पाती हूँ, अभी 4 साल का है पर वो 2.5-3 साल का था, उससे पहले से यदि कोई आया है तो मैं पानी ले जा रही हूँ तो उसको भी पानी ले जाना रहता था।
मैं बर्तन पोंछ के जमा रही हूँ तो उसको भी जमाना रहता था। तो यदि हम अपने साथ साथ उसको रखें, चाहे हम व्यवहार काल में हैं, चाहे हम कार्य कर रहे हैं, तो बच्चा करना ही चाहता है। और यदि उसका वो अभ्यास होने लग जाएगा तो धीरे धीरे वो, उसको पता भी नहीं चलेगा कब वो चीजों को सीख गया है, समझ गया है। अभी हमको अलग से सब चीज समझानी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम बच्चे को अपने साथ इस तरह से नहीं रख पाते हैं, क्योंकि दृष्टि में नहीं है ये बात। और सत्य वक्ता होता है, जो बात जैसी है, जैसी घटना को देखता है, जैसी बात सुनता है, एज इट इज बोलता है, तो सत्य वक्ता होता है। तो माता पिता और अभिभावक यदि समझदार है तो बच्चे में न्याय की याचना को पूरा करेंगे तो न्याय प्रदायी योग्यता तक बच्चे पहुंच सकते हैं। और सही कार्य व्यवहार करने की जो पात्रता बच्चों में है, तो उस योग्यता का विस्तार, और सत्य वक्ता होते हैं तो सत्य बोध तक पहुंचाना, तो ये शिक्षा में हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से ये तीनों काम पूरा होगा, और यही मानवीय परंपरा की बात है। तो मानव संतान को सत्य बोध हो जाए, सही कार्य व्यवहार करने का अभ्यास हो जाए, और न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित हो, तो ये सारी चीजें शिक्षा से हो सकती है। ये बहुत बढ़िया चीज निकल के आई है अब, जिसको हम समीचीन बोल रहे हैं। तो एक प्रयोग शुरू हुआ है, लेकिन अब उसमें ये भरोसा बैठता जा रहा है कि अभी भी अध्यापक और अभिभावक जिस योग्यता की हम बात कर रहे हैं वहां तक अभी नहीं भी पहुंचे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। यदि समझदार हो जाएंगे तो मानवीय परंपरा निश्चित है, ये बात का तो भरोसा हम लोग अब देख रहे हैं कि हो गया है। तो शिक्षण संस्थान में हो जाएगा और यही मानव परंपरा अपने आप बन जाती है और बनेगी, ये विश्वास है। मानव परंपरा की शुरुआत न्याय से ही करना पड़ेगा। तो न्याय के लिए न्याय से ही करना पड़ेगा। इसके लिए जो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि जैसे बाबा जी ने हमको जो मार्गदर्शन दिया कि बच्चों को, एक तो वही कि जैसे जीवन रूप में समान है, शरीर रूप में छोटे हैं, बड़े हैं, तो जो संबोधन है वो सम्मानजनक हो। तो बच्चों को बेटा जी करके बोलना है ना, बच्चों को नाम लेके तू मैं करके नहीं बुलाना, तो जी करके, बेटा जी करके बुलाना, आप करके बुलाना, ये पहला एक संबोधन है। संबोधन ये एक स्थूल भाषा से भाव तक जाना है, तो शिक्षा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगी। तो सबसे पहले संबोधन ही सही होगा, तो इससे क्या होगा, बच्चे को एक जो सम्मान संप्रेषित होता है। तो इस प्रकार से, और यदि वो किसी भी बात को 1000 बार भी पूछे तो हमको 1000 बार धीरता पूर्वक जवाब देना है। तो इससे जो ये मानव मूल्य है, धीरता, वीरता, उदारता, है ना, तो धीरता का संप्रेषण होता है। और वीरता मतलब वही कि धीरता की निरंतरता, कि 1000 बार भी पूछे तो हम उनके साथ उतने ही भाव में हैं और बच्चे में वो संप्रेषित होता है। और अपने तन मन धन को लगाना, ये उदारता है। तो अभिभावक अगर अध्यापक है और अध्यापक अभिभावक है तो वो अपने तन मन धन को अपने बच्चों में समर्पित करते ही हैं। तो इस प्रकार से धीरता, वीरता, उदारता का संप्रेषण बच्चों में होगा। तो यहाँ से न्याय की संप्रेषणा की बात है। तो क्या चीज करना है, तो नैसर्गिक संबंध जो शाश्वत है और मानव संबंध जो निरंतर है। अब बच्चों को ये बात को संप्रेषित कर पाना कि नैसर्गिक संबंध जो शाश्वत है और मानव संबंध निरंतर है। तो क्या चीज शाश्वत है, क्या चीज निरंतर है, संबंध है, इस बात को संप्रेषित करना, इसके लिए मतलब एक पूरी प्रक्रिया है। अपन कभी फिर जब कभी विद्या की शिक्षा के ऊपर बात होगी तो अपन करेंगे कि कितने सुंदर से एक पाठ्यक्रम बना हुआ है कि बच्चे में जो वस्तु है, वस्तु नैसर्गिक संबंध को समझ के जो वस्तु की उपयोगिता, सदुपयोगिता और सुरक्षा के लिए पाठ्यक्रम बना हुआ है। मतलब नर्सरी से भी, कि नर्सरी से 5वीं तक का भी इतना सुंदर एक क्रम है। और वैसे ही मानव संबंध निरंतर है, उसका भी एक क्रम है। तो वही प्रवृत्ति परिमार्जन का पाठ्यक्रम है। तो इस प्रकार से वो
मार्गदर्शन जो हमको मिला है उससे बात और अच्छे से समझ आएगी। कभी अपन विद्यालय संबंधित कोई वर्कशॉप करेंगे तो उसमें अपन इसकी बात करेंगे। तो जब मानव कोई गलती कर लेता है तब मार्गदर्शन के लिए कहा जाता है। तो अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर ये चीज विद्यालय में, शिक्षा संस्था में हो जाएगी, परिवार में हो जाएगी, तो कहीं जाना नहीं होगा, है ना, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि नहीं मिलती है परिवार में और विद्यालय में, यदि बच्चों को न्याय नहीं मिलता है और कोई मार्गदर्शन सही नहीं मिलता है, तो वो किसी न किसी मतलब परिवार में कोई व्यक्ति जो न्याय को सत्यापित किया हो वो मार्गदर्शन देगा, या कोई गांव का देगा। मतलब वो जाता ही है, मतलब मानो कहीं ना कहीं उसको मार्गदर्शन चाहिए ही सही का। तो बहुत अच्छा हो कि वो परिवार और विद्यालय में ही उसको मिल जाए। आज भी हम देखते हैं कि कितने बड़े होने के बाद भी हम सब तलाशते ही है ना। हम सब की तलाश ही तो थी इस उम्र में जो हमको ये दर्शन मिला। तो इससे पहले जैसे हम विपश्यना में थे, उससे पहले गायत्री में थे। क्यों थे? क्योंकि तलाश रहे थे, किसी समाधान को तलाश रहे थे। तो मानव समाधान को तलाशता ही है जब तक उसको वो मिलता नहीं है। तो यही बात है कि सुधार की प्रवृत्ति है ही, बनी हुई ही है, सहज प्रवृत्ति है ये तलाशना। तो संसार में परिवर्तन चाह रहे हैं ऐसा तो गवाही हो चुकी है। क्या परिवर्तन चाहिए यह पकड़ में नहीं आता है, उसके लिए ये प्रस्ताव है। तो शिक्षा संस्कार से ही लोक व्यापीकरण होगा और शिक्षा में भी मानवीय शिक्षा को प्रावधानित किया जाना चाहिए। तो यहाँ वापस वही बात है कि न्याय पूर्वक जीकर प्रमाणित होने के लिए समझदार होना होगा, और उसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन कराना होगा। तो जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं कि नैसर्गिकता की और वस्तुओं की पूरा शोध हुआ है विज्ञान में, और उसकी समझ है सबके पास, लेकिन वो भी समझ पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि प्रयोजन नहीं पता है। तो वो भी अपने आप में पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि प्रयोजन को समझने वाला मानव है, और मानव में जो चैतन्य इकाई है वो प्रयोजन को समझेगी और वस्तु का उपयोग सदुपयोग कर पाएगी। तो विज्ञान के साथ जब तक चैतन्य पक्ष को नहीं जोड़ा जाएगा, विज्ञान भी अधूरा है, क्योंकि वहां वस्तु की रूप गुण की तो बात है, स्वभाव धर्म को पकड़ना नहीं हो पाया है। मतलब पूरा एक प्रयोजन के साथ उस वस्तु को समझ नहीं पाए, तो समझ कौन समझेगा? चैतन्य इकाई समझेगी तो जीवन समझेगा। तो इस प्रकार से विज्ञान के साथ चैतन्य का समावेश अध्ययन विधि में होने की जरूरत है, शिक्षा विधि में। ठीक है भैया? जी 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 जी, बढ़िया। मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष यानी कि समझदारी का समावेश होना चाहिए। मानव संचेतना का समावेश पहचान होना चाहिए। मानव संचेतना में संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता दोनों वैभवित हैं। दर्शन शास्त्र को प्रामाणिकता के साथ पढ़ाना चाहिए। जब प्रामाणिकता के साथ पढ़ाएंगे तो मानवता विधि ही आएगी, भौतिक और आध्यात्मिक विधि नहीं। अतः मानव समझदार हो सकता है। समझदारी के लिए अस्तित्व सहज समीचीन है। प्रमाणों के बारे में जो अनुभव किया है वह यह है कि मैं जो समझा हूं, सीखा हूं, किया हूं, जीता हूं, उसको समझाने, सिखाने और कराने में प्रमाणित होता हूं। इन तीनों विधा में हमें प्रमाणित होना जरूरी रहा है। चौथा और कोई प्रकार नहीं। समझने में परिपूर्ण होना जरूरी है। सीखने करने में थोड़ा कमी चल सकती है। अभी तक हम सीखने, करने, कराने का काम बहुत अच्छे से कर लिए हैं, किंतु समझने के क्रम में शून्य है। सीखने, सिखाने, करने, कराने को ही हम सर्वोपरि मूल्य बताते हैं। इससे ना कोई समाधान मिला, ना मानव को कोई राहत ही मिला। कहीं ना कहीं हम फंसते ही रहे। अतः अब मानव को अपने में विश्वास और संपूर्ण अस्तित्व सहज अध्ययन कराने की या करने की आवश्यकता आ गई है। मानव अपने अध्ययन अभ्यास के बाद ही समझदारी में प्रमाणित होना बनता ही है। आदर्शवादी विधि और भौतिकवादी विधि में मानव का अध्ययन कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। आदर्शवादी विधि में देवी देवता, ईश्वर को सर्वोपरि माना और मानव पीछे रह गया।
देवी देवता ईश्वर को समझने के चक्कर में मानव के अध्ययन को तिलांजलि दे दिया। भौतिकवादी विधि में भी मानव को छोड़ दिया। प्रयोग विधि से यंत्र को पकड़ लिया, अर्थात यंत्र प्रमाण हो गया। आदर्शवाद में ग्रंथ, किताब, वांग्मय प्रमाण हो गया और भौतिकवाद में यंत्र प्रमाण हो गया। इस तरह से आदमी का अवमूल्यन हो गया और भ्रम के चपेट में फंसकर भ्रम का ही पूरक हो गया। इस तरह मानव भ्रम में फंसकर कुंठित हुआ, पीड़ित हुआ, प्रताड़ित हुआ। अब मानव का उद्धार कैसे हो? उद्धार का आश्वासन पहले भी सभी गद्दी देते रहे, किंतु उद्धार का प्रमाण ना हो पाया। ऐसा कितने दिन चलेगा? जी दीदी। अनीता दीदी, आपका माइक म्यूट हो गया फिर से। जी भैया। जैसे विज्ञान पक्ष के साथ चैतन्य पक्ष के समावेश की बात है, वैसे ही मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष का समावेश होना चाहिए। तो अभी अपन जैसा देखते हैं कि मनोविज्ञान अभी मतलब शरीर का अध्ययन करके मनोविज्ञान की पूरी वो की गई है कि भाई एक तो शरीर का अध्ययन कैसे कि मतलब जब भी आप किसी उससे देखेंगे तो वो आपकी कुछ प्रवृत्तियों के बारे में ही पूछते हैं कि आपको गुस्सा कब आता है, आप कब शांत रहते हो, कब ऐसा होता है, कब ऐसा। तो खाली उनकी उस चीज के आधार पे कि भाई संवेदनाएं कैसे है ना, आवेशित है, ये है, वो है, इस आधार पर ही उनका पूरा अध्ययन होता है। जबकि जब हम संस्कार की बात करते हैं तो संचेतना का समावेश है ना, उसकी पहचान होना चाहिए। तो जब हम संचेतना बोलते हैं तो संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता ये दोनों की बात है। ये दोनों का एक वैभव के रूप में संचेतना की बात है यहाँ पर। तो इस बात के साथ मानव का अध्ययन होने की जरूरत है, तब जाके मनोविज्ञान भी अपने आप में पूरा होगा। यदि संस्कार पक्ष, क्योंकि मानव संस्कारानुसंगीय है, तो संस्कारानुसंगीय वाली बात को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो भी हम हो रहे हैं, जैसे अभी अगर मेरे अंदर मेरे को ये नहीं पहचान है कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, अभी जैसा वातावरण है, जैसा चारों तरफ है, हम वैसे ही बहे चले जाते हैं। तो एक्चुअल में हम खुद भी खुद को नहीं जान रहे हैं और सामने भी कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को जान पाए, मेरी यात्रा को जान पाए कि मानव संस्कारानुसंगीय इस बात को समझ पाए। तो कहीं ना कहीं वो मनोविज्ञान अधूरा ही है, क्योंकि वो उस भाग को नहीं देख पा रहा है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष का समावेश हो। दर्शन शास्त्र को प्रामाणिकता के साथ पढ़ाना चाहिए, तो दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का प्रामाणिकता के साथ पढ़ाना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये बात बोल रही कि जिस तरह से बात है कि यही मानवता विधि होगी और भौतिक और आध्यात्मिक विधि नहीं। तो जैसा नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन पूरा इसका डिटेल देखें कि ये जब तक प्रामाणिकता के साथ नहीं पढ़ाएंगे तब तक मानवता विधि नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं अभी जैसा है कि विज्ञान को पढ़ा रहे हैं तो जिसमें यंत्र प्रधान हो गया है, और यदि हम आध्यात्मिक शिक्षा लेने जाते हैं तो वहां ईश्वर प्रधान है। तो मानव गौण है, मानव है ही नहीं उस जगह पर। तो इस प्रकार से मानवता विधि निकल के नहीं आई, क्योंकि मानव का अवमूल्यन ही हुआ। अगर इधर जाते हैं तो यहाँ है कि भाई यंत्रों पर ही भरोसा किया गया, और उधर है कि मानव ईश्वरी सब कुछ है। दोनों जगह चूंकि मानव का अवमूल्यन हुआ तो न्याय तो है ही नहीं वहां, इसीलिए वो मानवता विधि नहीं है, मानवीय आचरण नहीं है वहां। तो दर्शन शास्त्र के साथ क्रिया पक्ष को जोड़ा जाए। जैसे इसको हम लोग ऐसा देख पाए कि जो भी है आप क्रिया से ही किसी वस्तु को, किसी इकाई को, किसी भी सत्य को पहचान सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जब नर्सरी में बच्चे आते हैं तो बाबा जी ने कहा कि उनको माँ क्या करती है ये बताओ। तो ये जो माँ क्या करती है मतलब वो जो क्रिया है उस भाग को फोकस करने की बात है। तो जब माँ क्या करती है ये समझ में आता है, ये देख पाते हैं अगर बच्चे, तो माँ का व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजन समझ में आता है कि वो पोषण के लिए, मतलब बच्चे के पोषण और पिता संरक्षण के लिए ही कर रहे हैं। तो नर्सरी से दर्शन को क्रिया पक्ष से जोड़ते हुए दिया जा सकता है, ये ऐसा शिक्षा विधि में पहली बार हुआ है। और इस प्रकार से हम यदि ऐसा देते हैं
तो ये प्रमाण विधि है, मतलब बच्चा देख पा रहा है। प्रमाण का मतलब है कि वो हमको दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हाँ माँ ऐसा करती है, हाँ पिता ऐसा करते हैं, हाँ हम भाई बहन के साथ रह के खुश होते हैं, मेरे को कभी जरूरत पड़ती है तो मेरे भाई बहन तुरंत मेरे को कुछ दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बच्चे को दिखाई देती है क्रिया के माध्यम से। तो ये प्रामाणिक विधि है कि देख पाना, देखना, समझना, इस प्रकार से हम मानव को समझदार बना सकते हैं। और ये एकदम अस्तित्व सहज समीचीन है। समझदारी के लिए मानव समझदार हो सकता है, समझदारी के लिए अस्तित्व सहज समीचीन है। प्रमाणों के बारे में जो अनुभव किया है वह यह है कि मैं जो समझा हूँ, सीखा हूँ, किया हूँ, जीता हूँ, उसको समझाने, सिखाने और कराने में प्रमाणित होता हूँ। तो इस प्रकार से सीखे हुए को सिखाना ना, किए हुए को कराना, समझे हुए को समझाना, अगर ये चीज चलती है तो यही समझदारी की ओर लेके जाती है और प्रमाणित होते हैं इससे हम, मतलब स्वयं में विश्वास बढ़ता है। तो इस प्रकार से प्रमाणित होना तीनों विधा में जरूरी रहा। चौथा और कोई प्रकार नहीं है। समझने में परिपूर्ण होना चाहिए। सीखने वाला काम बहुत हो चुका है, अब उसमें थोड़ी कमी चल सकती है। अब समझाने वाले भाग को पूरी तरह से प्राथमिकता में रखने की आवश्यकता है। इसके लिए भी उन्होंने ये कहा कि बच्चों से संवाद ज्यादा करो। अगर वो लिखना पढ़ना कक्षा 2 से भी सीखेगा तो कोई बात नहीं, है ना। हालांकि बच्चे सीख ही लेते हैं जितना उनका पाठ्यक्रम होता है, तो पर समझाने का काम प्राथमिकता में रखा जाए। इसलिए 5वीं तक व्यवहारिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा प्रधान पाठ्यक्रम बना हुआ है। तो इस प्रकार से अगले पैराग्राफ में भी उसी को फैलाया गया है कि भौतिकवाद और आध्यात्मवाद में मानव का अवमूल्यन हुआ है। तो यदि मानवता विधि वही होगी जहां पर हम तीनों बात, विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष और दर्शन के साथ क्रिया पक्ष को जोड़ते हुए जब हम बच्चों में संप्रेषित कर पाएंगे चीजों को। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो चूंकि मानव का अवमूल्यन हुआ है तो वो कुंठित होता है, इसीलिए आवेशित है, इसीलिए सारे विरोध है। तो जहां भी मानव का अपमान, जैसे न्याय की याचना है और न्याय वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आज अगर अपन देखेंगे तो जितना भी अव्यवस्था है वो इसी बात की है कि मानव जिस सम्मान का, जिस न्याय का अधिकारी था वो उसको मिला नहीं। अगर वो मिलता तो वो धीरता, वीरता, उदारता से ही प्रस्तुत होता, पर जिसके पास जो है वो बांट रहा है। तो न्याय मिला नहीं है तो न्याय देगा कैसे, है ना। सही कार्य व्यवहार को समझ नहीं पाया है तो करेगा कैसे। सत्य वक्ता वाली वो चीज बोध नहीं हुई है तो देगा, करेगा कैसे। तो इस प्रकार फंसे हैं मानव जाति पूरी इसी कुंठा में, इसी उसमें प्रताड़ित होके, पीड़ित होकर फंसी हुई है। जी जी। अब आगे समाधान की बात करते हैं। तो विकल्प रूप में यहाँ मानव के उद्धार का मूल स्रोत है समझदारी। सबसे बड़ी गद्दी है शिक्षण संस्था, उसमें विज्ञान के साथ चैतन्य का अध्ययन होना चाहिए। चैतन्य के अध्ययन के बिना सहअस्तित्व का अध्ययन कैसे होगा। ये दोनों भाग शिक्षण संस्थानों में, शिक्षा वाङ्मय में, शिक्षा प्रक्रिया में अछूता है। दूसरा, मनोविज्ञान में मानव के अध्ययन के लिए मानव संचेतना समझ में आता है, प्रमाणित हो जाता है, आवश्यकता भी समझ में आती है। इसलिए संस्कार पक्ष का अध्ययन मनोविज्ञान में होना चाहिए। तीसरा, दर्शन शास्त्र के साथ प्रमाणिकता होनी चाहिए। अभी तक हम मानते रहे कि मानव पढ़ा और पढ़कर सुनाया तो विद्वान हो गया, जबकि ये विद्वान हुआ नहीं रहता। विद्वान समझदारी का स्वरूप है। विद्या अपने आप में अस्तित्व सहज है। सहअस्तित्व को समझे बिना, जीवन को समझे बिना, मानवीयतापूर्ण आचरण के बिना विद्वान होता नहीं, ये समझ में आता है। विचार शैली भी बनता है, योजना भी बनता है, कार्य योजना भी बनता है, फल स्वरूप प्रमाणित होता है। अगर हम समझे नहीं तो विचार शैली कहाँ से लाएंगे। बिना समझे जो विचार शैली बनी है उसमें से एक है सुविधा संग्रह के लिए और दूसरी विचार शैली आदर्शवाद, त्याग, अपरिग्रह, विरक्ति, भक्ति।
इसमें भी करोड़ों लोग अपने को लगाए और अपनी धैर्य, साहस, निष्ठा का परिचय दिए। इन दोनों से अखंड समाज का कोई रूपरेखा देखने को नहीं मिला। मानव हमेशा अथक परिश्रम करते आया है, किंतु मानव लक्ष्य व दिशा विहीन था। मैंने जो प्रयास किया वह केवल हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए था। हमें स्वर्ग मिलेगा, पैसा मिलेगा, संग्रह मिलेगा, ऐसा कोई लक्ष्य मेरा नहीं था। एक ही बात थी, हमारे पास शंका है तो उसका उत्तर मिलेगा ही। मैं योग और संयोग शब्दों का अर्थ बता दूं। योग का अर्थ है मिलन। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर आदमी मिल गया तो योग कहेंगे। संयोग का अर्थ है संपूर्णता के अर्थ में मिलन। पूर्ण का अर्थ है मानव का व्यवस्था में जीना। परम पूर्ण का अर्थ है मानव का प्रमाणिक हो जाना। व्यवस्था में जीना, प्रमाणिक हो जाना मानव की चाहत है, किंतु वह नहीं मिलने पर जो मजबूरी है उस पर चलकर परंपरा के अनुसार ढल जाता है। योग संयोग सदा सदा रहता ही है। पूर्णता के लिए कई प्रयास हुए, सफलता एक अलग बात है। मानव ने पूर्णता के लिए बहुत कुर्बानी दी है। कुर्बानियों का परिणाम तो होता ही है। जब किसी चीज को तोड़ते हैं तो सफलता तो आखिरी हथौड़े में दिखती है, किंतु उसके पहले लगे सभी हथौड़े नहीं पड़ते तो उस हथौड़े से सफलता नहीं मिलती। सभी चोटों का फल सफलता में समाई है। सफलता मुझे मिली, इसमें पहले जो प्रयास हुए उनका भी योगदान है। इस प्रकार संपूर्ण मानव के योगदान के फलस्वरूप यह घटना घटित हुई, ऐसा मैं स्वीकारा हूँ। जी दीदी। जी भैया, मतलब यहाँ पर वो एक विकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है ना, कि समझदारी का, और वो भी इसलिए क्योंकि अभी तक शिक्षण संस्थान में और कहीं भी ये चीज हुई नहीं है। तो विज्ञान के अध्ययन होना चाहिए, चेतन के अध्ययन के बिना सहअस्तित्व का अध्ययन कैसे होगा। तो ये दोनों भाग जो शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षा वांग्मय में और शिक्षा प्रक्रिया में अछूता है, मतलब उसको अभी छुआ भी नहीं गया है। तो इस प्रकार से यदि अपन देखते हैं कि ये जो प्रामाणिकता की बात हो रही है ना, उसकी समझ किसी संस्कार पक्ष का अध्ययन मनोविज्ञान में होना चाहिए। तो ये जो तीनों बात पहले के पैराग्राफ में लिखी है, तो उसमें यही है कि अपन अभी तक ऐसा हमको लगता है कि हम पढ़ लिख कर विद्वान हो गए। तो यहाँ पर विद्वान की बात है कि यदि वो सहअस्तित्व को समझे हैं, जीवन को समझे और मानवीयता पूर्ण आचरण के बिना विद्वान होना होता नहीं। तो तीन ज्ञान की बात यहाँ पर है कि यदि मुझे अस्तित्व समझ में नहीं आया है ना, अस्तित्व सहअस्तित्व है, अगर ये अस्तित्व ज्ञान नहीं है और यदि जीवन ज्ञान नहीं है, और अगर ये दो नहीं है तो मानवीयता पूर्ण आचरण आएगा नहीं। यदि मेरे को न तो मानव का पता है, न जीवन का पता है, न वस्तु का, तो किसी भी बात का प्रयोजन नहीं पता है, अस्तित्व कैसा है, क्या है, क्यों, कुछ नहीं पता है, तो मानवीयता पूर्ण आचरण आएगा नहीं। तो तीन ज्ञान की बात यहाँ है जो अछूता है, जिसको कह रहे हैं। तो क्या अछूता है? अस्तित्व दर्शन ज्ञान अछूता है, जीवन ज्ञान अछूता है और मानवीयता पूर्ण आचरण। और यही तीन आने पर विद्वान होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ये समझ में आते हैं तो विचार शैली भी बनती है, योजना भी बनती है, कार्य योजना भी बनती है और फलस्वरूप प्रमाणित भी होते हैं। यदि हम ये जितनी भी सूचनाएं ले रहे हैं, जैसे अपन जहाँ जितने भी लोग हैं ये जांच ही पाएंगे कि जैसे जैसे ये सूचना हमारे पास जा रही है, हमारी दृष्टि परिमार्जित होती ही है। दृष्टि परिमार्जित होने का मतलब ही है कि हमारे विचारों में जो एक प्रखरता आती है, तो हमारी विचार शैली बनती है। अब पहले जो सोचने का तरीका था और आज जो सोचने का तरीका है वो बहुत भिन्न है, और धीरे धीरे फिर योजना भी बनती है। जैसे जैसे सूचना पूरी हो जाती है और हमारे विचारों में दृढ़ता आ जाती है, निष्ठा आ जाती है, तो फिर योजना भी बनती है, और योजना बनने से फिर हम उसको क्रियान्वयन भी करते हैं और प्रमाण भी दिखाई देता है। अगर हम समझे नहीं तो विचार शैली कहाँ से पाएंगे? मतलब अगर हम किसी बात को जैसे बोले कि तर्क विधि से समझना होगा, तो यदि हम तर्क विधि से समझेंगे नहीं तो विचार शैली कैसे बनेगी? तो मानना ही चलता आएगा। अभी तक मानना ही चलता आया है, क्योंकि हम समझने के लिए बहुत वो नहीं हुए। बस ठीक है, आप बोल रहे हो हम कर देते हैं, आप बोल रहे हो हम कर देते हैं। तो ये करने वाले भाग में ही ज्यादा काम हुआ है, सोचने वाले भाग में ज्यादा काम
हुआ नहीं है। तो विचार शैली कहाँ से आएगी यदि हम समझेंगे नहीं तो जो समझना है वो तर्क विधि से होगा, और विचार शैली तभी बनेगी बिना समझे। जो विचार शैली बनती है उसमें अभी तक जैसा अपन देख पाते हैं कि दो ही तरह की, मतलब ये मैं अपने आप को ही केंद्र में रख के बता रही हूँ, हम सभी जान सकते हैं कि जब तक दर्शन की सूचना नहीं मिली थी और इसमें ऐसे एक निष्ठा नहीं बनी, तब तक यही था कि एक समय या तो पूरा सुविधा संग्रह के लिए दिमाग लगा रहता था, और या उससे जब दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते तो सीधा सा लगता था सब छोड़ के भाग जाओ, मतलब बस कैसे इनसे मुक्ति मिले सबसे और अपन कहीं आध्यात्म में चले जाएं, वहीं शांति है। तो कभी हमको लगता है सुविधा संग्रह में सुख है, कभी लगता है कि आध्यात्म में शांति है। तो ये सुख शांति के उसमें तराजू में अपन इधर उधर होते ही रहे, ये हम सब अपने आप में जान सकते हैं कि जो बिना समझे जो जीवन शैली थी वो दो ही जगह जाती थी, या तो सुविधा संग्रह में जाती थी या भक्ति विरक्ति त्याग इधर जाती थी। और इसमें अभी तक मतलब हर कोई जा सकता है, इससे फिर सर्वे एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि इस प्रकार हुआ है, और अपने आप को पूरी तरह से झोंके हैं। मानव जाति पूरी तरह से इसमें अपने आप को झोंक चुकी है, पर उसका जो अब हम उसका परिणाम देखते हैं, उससे एक जगह पर तो पहुंच गए हैं कि कुछ शेष है जो जानना है। तो अगर ये हम समीक्षा नहीं करेंगे तो भी हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये बस मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि नहीं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करके देख लो। तो जब तक हम सही की सूचना मिलना, उसको स्वीकार करना, उसकी स्वीकृति के साथ गलत की समीक्षा होना, ये सारा एक भाग है जो पूरा होने की जरूरत है। यदि ये पूरा होता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण बनाए रखें अध्ययन के बीच में। तो ये जो सारी बात है, तो उसमें योग और संयोग का जो बाबा जी ने वो दिया है, तो यहाँ यही बात बोली जा रही कि प्रामाणिकता का मतलब क्या है। तो जो दो बातें योग और संयोग की पूर्ण होना, ये मानव में का व्यवस्था में जीना, पूर्ण का अर्थ है व्यवस्था में जीना और परम पूर्ण का अर्थ है प्रमाणित होना। तो हर बार इस दर्शन में प्रामाणिकता को बहुत महत्वपूर्ण भाग माना गया है, क्योंकि यदि हम प्रामाणिक नहीं होने का यदि हमारा लक्ष्य नहीं होता है तो हमारी चीजें ना बहुत बदलती रहती है। तो यदि हमारा लक्ष्य प्रमाणित करना होगा तो हम बहुत सारी चीजों को समझने की ओर जाएंगे। अभी वैसा कोई लक्ष्य बनता नहीं है, हम अपने आप को बहुत आराम से निकाल देते हैं किसी भी जिम्मेदारी और कर्तव्य से कि भाई मेरे को जितना करना था कर दिया मैं, अब रिजल्ट नहीं आया तो उसमें मैं क्या करूं। मतलब प्रायः ये जो भाग रहता है बोलने का, चाहे वो परिवार विधि में हो चाहे किसी संस्था विधि में हो, कि लास्ट में कोई भी जिम्मेदारी वहन नहीं करता है। मतलब उनको लगता है कि हमने कर दिया उसके कारण गलती हुई होगी, उसको लगता है हमने कर दिया उसके कारण। तो कहीं ना कहीं शिकायत और दोषारोपण का ही वातावरण बना है। अगर हम प्रामाणिकता को, कि मुझे प्रमाणित होना है, समझने में भी प्रमाणित होना है, समझाने में भी होना है, जीने में भी होना है, तो हम कहीं ना कहीं दोषारोपण और शिकायत में नहीं जाएंगे। तो व्यवस्था में जीना, प्रामाणिक हो जाना मानव की चाहत है। और इस प्रकार से एक बात है, और दूसरी बात यहाँ पर बहुत सुंदर कृतज्ञता है एक प्रकार की व्यक्त की गई कि ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई चमत्कार और अचानक कोई विधि से ये चीज आ गई। इसके पीछे पूरी मानव जाति का इतिहास है और उनके प्रयास है, उनका पूरी तरह से इस चीज को पाने की जो उन लोगों ने अपना सब कुछ लगाया है। तो उन सब के इतने प्रयास लगने के बाद ये घटना घट गई। तो ये घटना कोई चमत्कार नहीं है। इस दर्शन को, अस्तित्व को ऐसे देख पाना, ऐसे समझ पाना, ये कोई चमत्कार नहीं है। इसके पीछे पूरी मानव जाति का इतिहास है, उनका प्रयास है, और उसी के लिए ये उदाहरण है जो सचमुच में अगर इस उदाहरण को भी कभी स्मरण में रहने से हम हमेशा ये देख पाएंगे, जो ये बोलते हैं ना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैंने ये किया,
तो यहाँ पर व्यक्तिवादिता विलीन होती है और एक सह अस्तित्व का प्रकाशन होता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं। जी दीदी, मुझे लगता है कि है ना, हमने काफी आज कर लिया है, टाइम थोड़ा 8 बजने भी वाले हैं। तो अब जी, अपने जो भाई बहन जिन्होंने ध्यान से सुना है, अगर कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उनसे है ना जी मुखातिब हो सकते हैं। एकदम। जी दीदी, बढ़िया। बताइए भैया दीदी, आप लोग को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ समझ में आया है तो उसको अभिव्यक्त करना है। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। बहुत बढ़िया, नमस्ते। चीजें क्लियर हुई, बहुत बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सभी को। जी शालिनी दीदी, जी। धन्यवाद आपको भी। हाँ, एक बार वो जो दीदी बोल रहे थे कि वो स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, उसकी कभी वर्कशॉप रखेंगे, वो बहुत सही में महत्वपूर्ण लगता है मुझे। जी दीदी, पक्का। जब भी हमारी पेरेंट मतलब आप में से जिसकी भी ऐसी इच्छा होगी ना, तो हमारा अभिभावकों के साथ होता रहता है, तो मैं आपको उसमें वो कर लूंगी, है ना। हाँ जी जी बिल्कुल दीदी जी, मुझे भी समझना है कि स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे स्कूल ये कार्य एकदम किया एकदम गया है। एकदम, जरूर जरूर। बोलिए बिल्कुल। जी विजय विजयबल भाई, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं विजयबल हाँ भाई? जी, सभी को नमस्ते। ये जो नमस्ते। आज जो परिवार का मॉडल बात हुआ शुरुआत में, वो बहुत ही बढ़िया था। ऐसा हम लोग जब बच्चे थे, गांव में ऐसा देखा है, कोई सपोज 4 भाई हैं तो वो अपने में डिसाइड करते हैं कि किसको क्या काम करना है, और फिर सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। पर धीरे धीरे ये कम होता गया और चला भी गया। मतलब हम बचपन से आज तक जो देखे हैं, जिसके पास पैसा आया वो अपने पैसों को रखने लगा और बाकी भाइयों को भूलने लगा। तो ऐसा ही तो परिवारों में फिर वो सब, मतलब एकल फैमिली होता गया। गांव में भी अभी ऐसा ही हालत है। ये देख के बड़ा ही दुख होता है। और ये फिर से हो रहा है क्या? मतलब जीवन विद्या के साथ जुड़ने के बाद परिवारों में ये फिर से वापस आ रहा है, हमको देखने को मिलेगा इस जन्म में। वो एक इच्छा है। और कुछ तो मैं ये हमारा गोष्ठी में भी देखा हूँ, कुछ लोग आए थे, अपना परिवार को शेयर किया था कुछ दिन पहले। ये एक चीज है। और दूसरा चीज है जो बच्चों में जो बढ़िया चीज बताया, बच्चों में जो है उनके भीतर न्याय एकदम भरा हुआ है। कोई बच्चा ना झूठ बोलना चाहता है, ना किसी को पराया मानता है। मैं देखा हूँ अपने बच्ची में, वो अपने घरों में और परिवारों में और सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। मगर घर में क्या होता है, ऐसा वातावरण नहीं है। घर में बोलते हैं नहीं, उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम भी नहीं मिल पाओगे उनसे। तो ऐसा क्यों? तो बच्चे बच्चों से मिल पाएंगे। और ठीक है, आपसे कुछ तर्क हुआ, कुछ मन ठीक नहीं है, तो बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। बच्चे सबसे मिलना चाहते हैं और न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं। और उनको क्या है, कहीं पे कुछ अलग नहीं दिखता है। हम लोग घर में बोलते हैं कि वसुंधैव कुटुंबकम, मगर बच्चा कहीं पड़ोस में जाता है, कोई दोस्त के घर में, मेरे जैसे दोस्त के घर में जाता है, तो घर में बोलते हैं नहीं उधर क्यों जाते हो, वो पराया घर है। तो बच्चे, मेरे को एक दिन मेरे बच्ची पूछी, क्यों बाबा वो पराया घर कैसा हो, बच्चे कैसे पराया हो गए? तो उसमें वो अद्भुत सवाल था। तो हम लोग घर में वसुधैव कुटुंबकम बुक पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, बट वो उसको निभाते नहीं है। तो ये एक चीज है। और ये इसमें हमको क्या है, धीरे धीरे मतलब घुटन होता है परिवारों में। ये चारों तरफ जैसा सब चल रहा है, वस्तु के पीछे लोग एकदम घिरे हुए हैं। और धीरे धीरे आएंगे तो हमको देख के भी मजा आएगा। पहले तो ये प्रश्न किया हो बहुत जगह, सब लोग बोले नहीं, पहले खुद में होना है, फिर वो परिवार में बच्चों में आएगा। और तीसरा है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता जो बताए, तो ये अपने में एक चीज देखा है हम कि ये जब हम लोग अध्ययन शुरू किया, शिविर किया,
फिर हमको लगा कि ये हमसे हो पाएगा क्या, ऐसा धीरे धीरे मतलब ये, मगर इतना सहज था प्रैक्टिस करने के लिए। हेलो, आवाज आ रहा है? जी आ रही है हाँ, भैया, अच्छे से आ रही तो प्रैक्टिस करने के लिए इतना सहज था और बाकी चीज सब कुछ इतना सहज था, हमको पता ही नहीं था। धीरे धीरे ये होने ही लगा है। और है। ये हम लोग मतलब आजकल क्या है, हम लोग सब कुछ भी है हमको प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। स्कूल से कॉलेज से ये सीखे, कुछ भी है ये सब चीज है तो भी प्रूफ चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ देखा है 8-10 सालों में, बहुत जगह गए हैं। खुद को हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, मगर वो शिक्षा के रूप में नहीं मिल रहा था और प्रमाण नहीं हो पा रहा था। कुछ भी सुनते थे, कुछ भी पढ़ते थे, कहीं पे कुछ अटेंड करते थे, तो वो कुछ दिनों तक, कुछ हफ्ते तक रहेगा, फिर चला जाएगा। मगर अभी क्या है, वो डेली डेली धीरे धीरे वो प्रमाण हो रहा है खुद के अंदर, और परिवारों में हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, दुकान में हो रहा है, सब जगह हम लोग जब अपने आप को देखते हैं और व्यवहार में भी आ रहा है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये एक चीज हो रहा है। तो ये आगे भी आपने बताया कि धीरे धीरे जब सूक्ष्म की तरफ बढ़ेंगे तो ये और भी बढ़िया होगा। एकदम और एकदम। एक चीज है कि जो बहुत जल्दी हमारे मन में एक चीज रहता है कि हम बहुत जल्दी कैसे परिवारों में, एटलीस्ट खुद के परिवार में अच्छा चीज देखें। ये बच्चों में, एटलीस्ट बच्चों में, मैं बच्चों के ऊपर भी थोड़ा बहुत मतलब लगाव हुआ रहता हूँ। बच्चों को थोड़ा बहुत जो भी है उनको बताने की कोशिश करता हूँ, तो वो अच्छा लगता है। और इच्छा क्या है, बहुत जल्दी जल्दी कैसे हो जाए, वो एक अपने अंदर एंजाइटी रहता है कि कैसे जल्दी होगा। और हमारे जो विवेक भाई बताते हैं, नहीं वो होले होले होगा। ठीक है जी, ठीक है बढ़िया, जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शेयरिंग भी है ना। और ये होगा, देखना, ये जो आ, अपन बात कर रहे हैं कि परिवारों के साथ जैसे जैसे संबंध को पहचाने हैं, तो मैं अपने आप में भी और अपने से जुड़े बहुत सारे भाई बहनों में जो इस दर्शन को समझने में लगे हैं, भले समय लगा है ना। मतलब आप मान लो कि 8 साल, 10 साल, 5 साल, जितना भी अलग अलग सबका अपने संस्कार वो है, लेकिन हर कोई बैक टू होम हुआ है। हर कोई संबंध को पहचानने लगा है, परिवार में, समाज में, प्रकृति के साथ, और अपने तरह से वो उस तरह से जीने के लिए प्रयासरत ही है। तो ये एक तो जब चारों तरफ वो हो जाएगा, तो प्रमाण एक्चुअल में हम सब, जब ये चीजें जब पूरी उसमें आ जाएगी, तो एक प्रमाण बहुत उससे दिखाई देगा। अभी स्वयं में पता चलता है कि हम कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तो इस तरह धीरे धीरे चीजें सुधरने की ओर जा रही है। बढ़िया। बहुत दीदी, बढ़िया। ये अपने एक निष्ठा दीदी जी का प्रश्न है, जी। उन्होंने चैट में डाला है कि प्रमाणित होने का, है ना, मतलब क्या है, ऐसा लिखा है उन्होंने, जी जी है जी। ना, कि प्रमाणित होना, लक्ष्य होना, इसका क्या मतलब है? हाँ, जी दीदी बताइए। है ना। मतलब वही है कि जैसे अभी अगर अब हम देखते हैं, जैसे जिम्मेदारी की बात इतनी ही है कि भाई मेरे को जो समझ आ रहा है वो मैं कर लूं, अब उसका फल परिणाम जो भी आए। तो अपन ये कह रहे हैं कि अगर हमको संपूर्णता की समझ होगी, और उस संपूर्णता में यदि मेरे को मेरा उपयोगिता पता है, यदि मेरे को परस्परता में पता है, तो हम कुल मिला के उसका क्या फलन होना चाहिए, इस बात को केंद्र में रखेंगे। और जब तक वो नहीं होगा, जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण कि संबंध है ना, अगर ये मेरे को स्वीकार हो गया, तो संबंध है, इसका मतलब है कि मैं उसको उभय तृप्ति तक लेके ही जाऊंगी। अगर मेरे को ये समझ आ गया कि संबंध है, तो संबंध है तो उसमें मूल्यों का निर्वाह करना है, मूल्यांकन करना है, और उभय तृप्ति। तो जब तक उभय तृप्ति नहीं आएगी, जब तक, तो मेरे मेरे अंदर ना, अब मैं कहीं रुकूंगी नहीं। तो यदि प्रामाणिकता वो होती है, मेरे लक्ष्य में आ जाती है, तो प्रामाणिकता लक्ष्य में आने के बाद मैं संपूर्णता को समझना मेरी बाध्यता हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन संबंध है ये समझने जाते हैं, फिर उसका निर्वाह, फिर उसका मूल्यांकन। तो यदि संबंध है ये समझ में आता है, तो मतलब वो बोलते हैं ना कि फिर थकान कैसी, और नहीं तो प्रयास कैसा। तो यदि संबंध है और प्रामाणिकता तक पहुंचना है, ये पूरा अगर
ढांचा, पूरा सांचा अगर हमको समझ में आता है तो अपन वहां तक पहुंचने के लिए ही लगे रहते हैं। तो प्रामाणिकता का मतलब फलन ही है ना। तो फलन मेरे टारगेट में रहेगा तो बाकी डिजाइन मेरा अगर कम ज्यादा भी है तो उसको मैं ठीक करती ही जाऊंगी, अपनी समझ को बढ़ाती। तो मैं तो ऐसे ही देख पाती हूँ कि जब मैं ये बोलते हैं भाई हम अध्ययन कर रहे हैं, तो कब तक करना है? जब तक मैं प्रमाणित नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि अब प्रमाणिकता लक्ष्य हो गई है। तो जब तक मेरे को लगता है कि नहीं यहाँ कम है, यहाँ मैं कम पढ़ रही हूँ, तो वहां मेरे लिए अध्ययन करना बाध्यता हो जाती है, क्योंकि प्रमाणिकता मेरा लक्ष्य है। तो अब हमको प्रमाणिकता तक पहुंचना है। तो प्रमाणिकता का मतलब है उसका फलन आ जाए, और यदि फलन आ जाएगा तो अब क्या होगा, जैसा बाबा जी ने पहले उसमें लिखा ही है कि नासमझ भ्रमित व्यक्ति कर्म करते समय स्वतंत्र है पर फल भोगते समय परतंत्र है, और समझदार व्यक्ति कर्म करते समय भी स्वतंत्र है और फल भोगते समय भी स्वतंत्र है। तो क्यों? क्योंकि वो फल जो परिणाम है, जो प्रमाण है, वो लक्ष्य है। तो अगर वो लक्ष्य होगा तो बाकी चीजें ठीक हो जाएगी, और अगर स्टार्टिंग किए हैं तो फलन तक पहुंचना है, इसलिए बीच में अध्ययन हो जाएगा। तो एक प्रकार से वो प्रकाशित हो जाना ना, मतलब मैं अगर कोई अच्छी बात सोच रही हूँ उसका फलन दिखना चाहिए, अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो उसका फलन दिखना चाहिए। तो वही प्रामाणिकता है। बताइए। बहुत बढ़िया जी। श्रीराम भैया ने हाथ खड़ा किया है। जी भैया। भैया नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। जी भैया नमस्ते। अब आज दीदी की शेयरिंग से एक बात पे मेरा बहुत बढ़िया से ध्यान गया भैया, कि जैसे अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन के साथ साथ कार्य और व्यवहार चलता रहे और योजनाएं भी चलती रहे, तो वो अध्ययन कुछ ज्यादा पकड़ में आता है, कुछ ज्यादा सार्थक होता है। ये काफी मेरा इस पे ध्यान गया। और दूसरा भी दीदी ने बताया प्रामाणिकता के बारे में, तो जैसे ही दीदी ने बताया ना कि लक्ष्य है, तो अपना जैसे जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसको पाने के लिए अपनी समझदारी एक बाध्यता बन जाएगी। बिल्कुल दीदी ने बहुत क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, दीदी आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम भैया। आप खूब बढ़िया से मन लगाकर सुनते हैं सभी कार्यक्रमों को, बहुत बढ़िया। सभी लोग सुन रहे हैं, है ना? ठीक बात है। जी दीदी बताइए। और कोई भाई बहन को शेयर करना है और या कोई स्पष्टीकरण कुछ पूछना है? नहीं तो दीदी हम लोग है ना पूरा भी कर सकते हैं, अगर और कोई नहीं पूछने वाले तो। कर सकते हैं, है ना। और यदि आप लोग के अंदर फिर कोई बात आएगी तो आप लोग मैसेज कर लेना व्हाट्सएप में, है ना। हाँ जी जी ठीक है। तो ठीक है दीदी, सभी को नमस्ते, है ना। खूब बढ़िया, आपका दिन बहुत बढ़िया गुजरे, पूरा हफ्ता अच्छा गुजरे। तो इसी शुभकामना के साथ अगले संडे को मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार भैया, आपके साथ जुड़ा हो जाता है सप्ताह में एक दिन। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते सभी को। जी।